बिल्कुल प्रभाकर, जानना ये चाहेंगे, अगर तकनीकी रूप से समझे, आज से ही तत्काल प्रभाव से बंद करने की बात कही गई है, तो क्या कब से लागू हो जाएगा, कैसे समझे इसको? इसको बस ऐसे ही समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम गलत है, असंवैधानिक है, तो अब इसके बाद से कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं होगा। तो इसे तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाए। जो स्कीम थी उस स्कीम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट ग्रुप कितने का भी चंदा बॉन्ड खरीद सकता था, उसके लिए प्रावधान थे। एसबीआई से बॉन्ड खरीदा जाता था और अपने मनपसंद की पॉलिटिकल पार्टी को वो चंदा देता था। उसमें एक प्रावधान था कि किसने चंदा दिया है उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मतलब ये कि आपने किसी को चंदा दिया है तो कोई और किसी को पता नहीं होगा कि किसे दिया गया है चंदा। और इस बात का इसी को लेकर के विरोध किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर सरकार ने कहा कि अगर ये किसी को जानकारी नहीं है, इसीलिए चूंकि प्रावधान है कि किसी के पास जानकारी नहीं है, तो ये एक ऐसा प्रावधान है जो कहीं ना कहीं जो डोनर्स हैं उनके पक्ष में है, डोनर को बचाता भी है। वहां पर तब ये बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ये कहना तो ठीक है, लेकिन चंदा अगर कोई दे रहा है तो बैंक को पता है कि किसे दिया जा रहा है, उस पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि किस आदमी ने चंदा दिया है, तमाम एजेंसियों को पता है कि किस पार्टी ने किसको चंदा दिया है। ये तो केवल उन लोगों को नहीं पता है जो सरकार में नहीं शामिल है, जो सिस्टम में नहीं शामिल है। ऐसे में ये व्यवस्था है पारदर्शी नहीं है, ये व्यवस्था एक तरफा है। तो ये तमाम जो आर्गुमेंट्स थे, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। इसे आम आदमी की भाषा में समझिए कि अगर आप वोट देने जाते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस पार्टी को वोट दे रही हैं उसको और कौन कौन पार्टियां चंदा दे रही हैं, और जो पार्टी कौन कौन कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो चंदा दे रहे हैं, और वो जो चंदा दे रहे हैं वो किस तरह से हैं। क्या वो देश के बारे में सोचने वाले हैं या केवल वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट ही देख सकते हैं। हो सकता है कि आपने एक मन बना रखा हो कि आपको ऐसे पार्टी को चंदा देना है जो केवल सरकार के बारे में सोचती है। आप ये सोचें कि ऐसे पार्टी को चंदा देना है जो किसी कंपनी विशेष को विशेष फायदा देने के लिए काम नहीं करेगी। और अगर आपको ये जानकारी ही नहीं हो और जिसे आपने चंदा दिया, जिसे आप वोट दे रही हैं, वही पार्टी उसी कॉर्पोरेट ग्रुप से पैसा ले रहा है, तो फिर तो आपके साथ धोखा हुआ, छल हुआ। तो ये कोर्ट ने माना है कि जानने का अधिकार सबको है। अनुच्छेद 19(1)(a) में भी जानने का अधिकार है। तो कुल मिलाकर ये कि कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था थी वो संविधान के खिलाफ थी। इस समय मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने चौंकाया है। कल से लोग अनुमान लगा रहे थे, हम कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले से लोग कह रहे थे, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही थी कि कुछ नहीं होने वाला है, सबको पता है फैसला क्या आने वाला है। मतलब ये फैसला नहीं है, इस तरह का फैसला नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, ये कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ये और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम गलत है। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि वो जिसे वोट दे रहे हैं उनके पास, उस पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है, कौन चंदा दे रहा है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया है। अब बात आती है कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। कहा यह जाता है, आरोप यह था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सत्ता में जो मौजूद सरकार है, सत्तारूढ़ सरकार है, उसको ज्यादा चंदा मिलता है और उस पैसे का चुनाव में बेजा इस्तेमाल किया जाता है, सरकारों को बनाने बिगाड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, सांसदों विधायकों को के खरीद फरोख्त में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह के आरोप लग रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह कहा कि जो कॉरपोरेट ग्रुप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है, तो वो सरकार में जब वो पार्टी आएगी तो वो जिसने चंदा दिया है वो भविष्य में अपने अनुकूल नीतियां बनवाएगा, अपने मुताबिक काम कराएगा। जाहिर सी बात है कि वो जनता के हित में नहीं होगी, वो देश के हित में नहीं होगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा है, चुनावी प्रक्रिया के लिए अच्छा है
ऑपोजिशन के लिए भी अच्छा है, तमाम छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अच्छा है, इसलिए कि अगर चुनाव में आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं, एक छोटी पार्टी के लिए पास पैसा नहीं है और किसी के पास बहुत पैसा है, तो जाहिर सी बात है कि आप चुनाव उसी समय हार जाते हैं जब सामने वाले पार्टी के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो साफ साफ स्पष्ट है कि वो उसी पार्टी की तरफ ज्यादा जाते हैं जो सत्ता में गई है। ये चूंकि इस सरकार के आने के बाद, बीजेपी सरकार के आने के बाद ये योजना आई थी, 217 में विधेयक आया था, 2018 में लागू की गई थी, और उसके बाद के आंकड़े बताते हैं कि 80% के आसपास जो डोनेशन गया है वो एक ही पार्टी को गया है, वो बीजेपी को गया है। और इसी आधार पर इसे चुनौती दी गई थी, और यह भी था कि इसमें जो गोपनीयता का प्रावधान है कि कौन किसे दे रहा है, कौन किस पार्टी को दे रहा है। यहां एक बात और इसमें मैं दर्शकों के समझने के लिए बता दूं कि एक ऐसा मामला जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह चुका था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ठीक नहीं है, चुनाव आयोग जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी है, चुनाव आयोग भी इसके पक्ष में नहीं था। चुनाव आयोग भी यह कह चुका था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम ठीक नहीं है। सरकार बचाव कर रही थी, सरकार दुहाई दे रही थी कि इसमें जो गोपनीयता का प्रावधान है यही तो इसकी जान है, और ये चुनाव में जो धन का जो भ्रष्टाचार है या काले धन का जो पहले आता था, उसको रोकने के लिए स्कीम लाई गई है। कोर्ट ने आज ये भी कहा कि चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए और तमाम चीजें हो सकती हैं, तमाम नीतियां लाई जा सकती हैं। बिल्कुल, और कहा जा सकता है प्रभाकर, एक बड़ा फैसला जरूर आया है और इससे बहुत कुछ आप देखिएगा, फर्क भी पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं।